हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको बताऊंगा आपको जमानत कब लगानी है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसे जमानत कब लगानी है, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे लगता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे जमानत किस स्टेज पर लगानी है। ठीक दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। या कुछ आपको लग रहा है किसी ने आपके विरुद्ध कंप्लेंट केस फाइल किया है, ठीक, तो आपको जमानत किस स्टेज पर लेनी है उसके बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत कम आएगी आपको। मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था एफआईआर के मामले में जमानत कब लगाई जाती है, ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लेंट के मामले में आपको जमानत कब लगानी है। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए दो चीज़ होती हैं। एक होती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई एफआईआर कराई जाती है, ठीक, या एफआईआर की ना कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट कराई जाती है। एफआईआर की क्या प्रक्रिया होती है मैंने पहले भी बताई है, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, एफआईआर क्या चीज़, किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थाने में, उसके बाद उस पर एक आईओ पॉइंट हो जाता है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने लगाता है, ठीक, मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, संज्ञान लेने के बाद वो इंक्वायरी चलाता है, फिर आगे की प्रक्रिया। आज मैं आपको बताता हूँ कंप्लेंट के मामले में जमानत कब लगाई जाती है, परिवाद के मामले में जमानत कब लगाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, देखिए परिवाद क्या चीज है। परिवाद को सीआरपीसी के सेक्शन 2D में बता रखा है। 2D में आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाते हैं, आप थाने में एफआईआर ना कराकर आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाते हैं सेक्शन 2D में, और परिवाद फाइल करते हैं, मीन्स कंप्लेंट फाइल करते हैं। ठीक, अब मजिस्ट्रेट के समक्ष आपने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो आपका 200 में परीक्षा करेगा। सेक्शन 200 सीआरपीसी में आपकी वो परीक्षा करता है कि मामला सच्चा है झूठा है, आपसे शपथ पत्र पर परीक्षा कराता है। उसके बाद वो सेक्शन 202 सीआरपीसी में जो आपके विटनेसेस होंगे उनकी परीक्षा करेगा। मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि ये जो आप कंप्लेंट लेकर आए हैं मजिस्ट्रेट के पास वो चलने लायक है भी नहीं है, झूठा केस तो नहीं है, इसलिए विटनेसेस की परीक्षा वो 202 में करता है। 202 में परीक्षा करने के बाद मजिस्ट्रेट 203 में देखता है कि अगर मामला चलने लायक नहीं है तो 203 में मजिस्ट्रेट वहीं पे खारिज कर देता है। बहुत सी बार ऐसा होता है, जबरदस्ती मजिस्ट्रेट को परेशान करने के लिए कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट परिवादी को सुनने के बाद प्लस विटनेसेस को सुनने के बाद उसे लगता है नहीं मामला चलने लायक नहीं है, तो 203 सीआरपीसी में ही में वो मजिस्ट्रेट खारिज कर देता है और उसे लगता है मामला नहीं चलने लायक वाकई में है तो 204 में मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करता है। ठीक, तलबी आदेश जारी करता है। आदेशिका क्या होती है, समन या वारंट जारी करता है उस अपराधी के विरुद्ध। ठीक, कौन से सेक्शन में, 204 सीआरपीसी में। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब न्यायालय को लगता है नहीं अपराधी को बुलाया जाना चाहिए तो समन इश्यू करता है न्यायालय। समन पर भी वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता। अब क्या जारी कराया जाता है, दोबारा BW इश्यू कर दिए गए, बेलेबल वारंट इशू कर दिए जाते हैं। 2 बार इशू कर दिए लेकिन फिर भी अपराधी न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित हो रहा है, फिर न्यायालय क्या करता है, NBW इशू करता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है। अब NBW पर भी अब अपराधी नहीं आता, तब न्यायालय कुर्की के आदेश जारी करता है, उसकी संपत्ति सेक्शन 82, 83 सीआरपीसी में कुर्क कर ली जाती है। ठीक, अब देखिए इन चारों प्रक्रियाएं जो मैंने आपको बताई हैं इनमें आपको जमानत कब लगानी है, अपराधी को जमानत कब लगानी है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो अगर उसे लग रहा है उसके खिलाफ समन इश्यू हो गए, समन की कॉपी लेकर उसे डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट में सेक्शन 482 में जा सकता है कि उस एफआईआर को क्वैश कराया जाए या उस कंप्लेंट केस को क्वैश कराया जाए, उसकी एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, जबरदस्ती मेरे खिलाफ समन इश्यू करा लिए गए हैं, उसकी क्वैश की वो एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष हाई कोर्ट के समक्ष जा सकता है वो। अदरवाइज वो सेशन कोर्ट में रिवीजन भी फाइल कर सकता है, पुनरीक्षण याचिका भी फाइल कर सकता है, ये आधार अपराधी के पास होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जमानत आपको कब लेनी है। देखिए, समन इश्यू हो गए हैं, BW इश्यू हो गए हैं, अब बेलेबल वारंट इश्यू होने के बाद और NBW से पहले उसे सेक्शन 438 सीआरपीसी में जमानत की एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लगानी है दोस्तों। ठीक, 438 में या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में उस जमानत की एप्लीकेशन लगा लेनी है, तब उसे आराम से जमानत मिल जाएगी। देखिए, जमानती अपराध की कंप्लेंट करी होगी तो जमानत आराम से मिल जाएगी, अधिकार स्वरूप मिल जाएगी उसे, और अजमानती अपराध है तो न्यायालय की वहां डिस्क्रिप्शन होती है, उसे 438 में अग्रिम जमानत दे या ना दे। ठीक, लेकिन उसे लगानी कब है, NBW इश्यू होने से पहले, तो उससे फायदा होगा। हो सकता है NBW इश्यू होने के बाद भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां मजिस्ट्रेट चेक करता है पूरा केस जमानत देनी है, प्रोसिक्यूशन को भी सुनता है, PP को भी सुनता है। ठीक, क्योंकि NBW इश्यू हो रखे हैं। ठीक दोस्तों, और अगर वो गिरफ्तार कर ले जाता है, गिरफ्तार होने के बाद 437 में सीआरपीसी में वो जमानत की एप्लीकेशन लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जमानत लेने का अधिकार एफआईआर या कंप्लेंट फाइल होने के बाद ही अपराधी के पास हो जाता है।
तो उसे चाहिए जब भी समन इश्यू हो जाए एकदम या तो रिवीजन फाइल करे या फिर एफआईआर क्वैश की एप्लीकेशन वो न्यायालय के समक्ष लगाए हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी में, या फिर जमानत की एप्लीकेशन वो न्यायालय के समक्ष लगाए। ये मैंने आपको आज समझाया आपको जमानत कंप्लेंट के केस में कब फाइल करनी है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।